आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलवी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सैयद शहनवाज हुसैन। सैयद शहनवाज हुसैन जो हिंदुस्तान की अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर ये कहा जाए कि सैयद शहनवाज हुसैन बीजेपी के मुस्लिम फेस हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ शहनवाज हुसैन ने कई मुद्दों पे अपनी अहम राय रखी है और अभी जो अक़लियती बिल आया था वक्फ का, उस पे भी उनकी काफी अच्छी तकरीर रही। बहुत सारी बातों पे वो हमेशा संसद में बात उठाते रहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि बिहार की सियासत किस तरफ जा रही है, हिंदुस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और आने वाले इंतखाबात में उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का क्या नतीजा होगा। शहनवाज साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा शहनवाज हुसैन साहब कि आप अक़लियत से हैं, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उसमें भी जो अक्सरियत है सुन्नी समुदाय, उससे आप आते हैं। आप किन हालात में और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए? देखिए, मैं भी एक आम मुसलमान की तरह जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचता था, मैं भी वही सोचता था, क्योंकि हमारे आंख के सामने ये तस्वीर बना दी गई थी कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। और बीजेपी से डरा डरा कर ये लोग वोट लेते रहे। इस मुल्क का बंटवारा हुआ मजहब के नाम पर। जिन मुसलमानों को मजहब के नाम पर बंटवारा कबूल था वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो या मुसलमान यहां रह गए उन्होंने इसको मादरे वतन माना और वो इस मुल्क में रहे, तो उनकी हुब्बुल वतनी का, उनकी देशभक्ति का इम्तिहान बार बार नहीं हो सकता। लेकिन उनको मुसलमान मान के नहीं, भारत का नागरिक मान के अगर खिदमत की जाती तो कर सकते थे। लेकिन नेहरू जी के वक्त से लेकर इंदिरा जी के वक्त तक कहीं पर मुसलमानों के लिए कोई एजेंडा नहीं बना। मैं तो कहूंगा कि 77 तक मुसलमान कांग्रेस का बंद हुआ था और कांग्रेस के नेता उनको ये एहसास दिलाते थे कि अगर तुमको हिंदुस्तान में चैन से रहना है तो हमारे साथ रहो। और जो बड़े बड़े मुस्लिम घराने थे उनके यहाँ कांग्रेस के नेता जा रहे, बड़े बड़े खान साहब के यहाँ, और उनको खानसामा बना दिया। सिर्फ खाने जाते थे, ईद पे चले गए, दावत खा रहे हैं और उनके दरवाजे पे गए और एक आप ये कहना चाह रहे हैं कि 65 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों का किसी न किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया? यही हुआ। 77 में पहली बार उसने आवाज निकाली, उनको 74 में, 47 में वो आजादी। 47 में तो क्योंकि मजहब के नाम पर एक मुल्क बन गया, तो जो लोग हुकूमत में थे, आजादी के वक्त भी 2 धारा थी, एक मौलाना आजाद की और मोहम्मद अली जिन्ना की। तो मौलाना आजाद 47 में बहुत तरह तरह की गालियां सुनते थे। हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो हमें भी तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन वो रास्ता सही था। तो मैं मौलाना आजाद को बहुत फॉलो करता हूं, उनको बहुत पढ़ता था बचपन से, अपना आइडियल मानता था। फिर मौलाना साहब के रास्ते पर उन्होंने थोड़ा कोशिश हुई, लेकिन 47 के बाद 74 में जब जामा मस्जिद पर, तुर्कमान गेट पर कांग्रेस की ज्यादती हुई, इमरजेंसी में नसबंदी शुरू कर दी, तब पहली बार मुसलमानों ने आवाज उठाई इस मुल्क में नागरिक के तौर पर। मैं तो यही मानता हूं। और उसके बाद जब शाहबानों का मामला आया 89 तक, तो मुसलमान पहली बार सड़क पर उतरा। इसको सड़क पर उतरने का हक भी कांग्रेस ने नहीं दिया था, आवाज बुलंद करने का भी हक नहीं दिया था। और उसके बाद मुसलमानों की एक आवाज निकली, तो सच्चर कमेटी की तो अब रिपोर्ट आ गई, मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है। तो सच्चर कमेटी क्या आईना है, किनके दौरे इख्तिदार में क्या हुआ, ये पैमाना होना चाहिए। तो मैंने तभी तय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, जिसके नाम से डरा रहे हैं। मैं तो खुदा से डरने वाला आदमी हूं, मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं डरता। तो मैं बीजेपी के नेता आरिफ बेग साहब से मिला, और जब मिला तो मैं उनको तंजिया मिला था। मुझे लगा ये मुस्लिम होके बीजेपी में, जरा चल के देखे कैसे। तो फिर उनकी बातों ने मुझे मुतासिर किया, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान हूं, 3rd टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान की तारीख का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। और मैंने अंदर रहकर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर बनाई जाती है मुसलमानों में, वो बात नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा हमदर्द हैं मुसलमानों के। चलिए, आपने जो बात तज्जिया किया वो मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए, आपने कहा कि 74 तक या 76 तक मुसलमानों की कोई आवाज नहीं थी, मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं थी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में या हिंदुस्तान की जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें। लेकिन शहनवाज साहब, इसी पीरियड में 3-3, 4-4 सदर हुए हैं,
जाकिर हुसैन भी हुए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद भी हुए हैं, बहुत सारी ऐसे नाम हैं जिनको बताया जा सकता है कहीं ना कि मुसलमानों को हक मिल रहा था। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि उन लोगों का कोई, देखिए शाहनवाज हुसैन कुछ बन जाए इससे सारे मुसलमानों का भला हो जाएगा? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई आप सदर है, मान लीजिए सदर है, सेरेमोनियल पोस्ट दे दिया, आप ये कहिए कि कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री में कभी किसी मुसलमान का नाम चला? में अब्दुल गफूर साहब थे। उसीलिए तो बिहार में अब्दुल गफूर साहब हुए। उसके बाद तो मुसलमानों की सियासत यही हो गई कि बिहार में अब्दुल गफूर के बाद हर पार्टी के नेता ने मुसलमानों से डर कर काम किया। उनको बिहार में जितने भी नेता हैं, चाहे वो लालू जी हो, पासवान जी हो, नीतीश जी हो, उनको मुसलमानों के दमदार नेता नहीं चाहिए, क्योंकि उनको डर है कि ज्यादा बढ़ाएंगे तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाएगा। क्योंकि अब्दुल गफूर साहब के बाद किसी मुसलमान को आगे बढ़ने इन नेताओं ने, नाम नेहाज सेकुलर पार्टी के नेताओं ने बढ़ने नहीं दिया। आजादी के बाद बिहार से 2 ही कैबिनेट मिनिस्टर हुए मुस्लिम में, एक अब्दुल गफूर साहब हुए और एक आपका शाहनवाज हुसैन हुआ है। तो जो कद्दावर मुस्लिम नेता उनको दबा के रखो, जो दमदार लोग हैं उनको पीछे करके रखो। और इसीलिए जो काम लालू जी ने किया कि कबाब पहुंचाने वाले, उगलदान उठाने वाले, वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। कोई कद्दावर मुस्लिम नेता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। पहली पंक्ति में उनका सम्मेलन हुआ था तो कोई बैठा था अकलियत का नेता उनके साथ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी अकलियत के सम्मेलन में कोई अगली पंक्ति में नहीं था। लेकिन शहनवाज साहब, ये नीतीश कुमार आपसे 2 महीने पहले तक तो बड़े अच्छे दोस्त थे आप लोगों के। आप लोगों ने साथ में सरकार चलाई, पहली बार नहीं दूसरी बार, तो एकाएक कितनी तलखी क्यों है? आज बुरे हो गए। देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, नीतीश कुमार को बीजेपी के नेता बहुत पसंद करते थे, आरएसएस के नेता बहुत पसंद करते थे। वो आरएसएस और बीजेपी के नेता के सबसे पसंदीदा नेता। मैं भारतीय मतलब नीतीश कुमार आरएसएस के पसंदीदा नेता? हाँ, आरएसएस के लोग भी उनको पसंद करते, क्योंकि वो लालू यादव से, हम लोग खफा थे, लालू यादव से लड़ रहे थे। तो उस वक्त हुआ कि लालू जब बिहार में अयोध्या के आंदोलन से लौटे थे, मंदिर मस्जिद आंदोलन चल रहा था, बीजेपी को कोई छूने को तैयार नहीं था। तो सबसे पहले जॉर्ज को भी किसने मजबूर किया बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को? नीतीश कुमार जी ने। इसलिए नीतीश कुमार जी को अडवाणी जी और हमारे सब नेता बहुत पसंद करते थे, क्योंकि 95 में क्या हो गया ऐसा? नहीं, 95 में वो अलग लड़े, 324 सीट पे लड़े थे नीतीश कुमार जी, 7 सीट आया, 5 नालंदा में, 1 इधर उधर। तो उनको भी लगा कि बिना बीजेपी के हम लालू यादव के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो उनको बीजेपी की जरूरत थी। और बीजेपी को लगा कि लालू यादव का शिकार करना है तो फिर नीतीश का कंधा चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये एक हमको बैकवर्ड नेता के तौर पे मिले। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि आप दोनों पार्टी, नीतीश की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों इस बात को मान रहे थे कि अकेले शिकार लालू का करना। हाँ, ये बात ये मैं कबूल करता हूँ, आपके ये आलमी समय के इंटरव्यू में कबूल करता हूँ कि लालू यादव से लड़ने के लिए हमने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया। और नीतीश कुमार ने, जब बीजेपी को कोई छूने को तैयार नहीं था और नाम नेहाज सेकुलर नेता बीजेपी के साथ तस्वीर खिंचाने को तैयार नहीं थे, तो नीतीश आके सबसे पहले वो, हम वहां मुंबई के अधिवेशन में आ गए बीजेपी के मंच पर और आके गले लगे हम लोगों से। तो नीतीश जी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। जब पहली 2000 का चुनाव हुआ और 34 सीट वो जीते और बीजेपी 67 जीती, तो सुशील मोदी मुख्यमंत्री हो सकते थे, हम में से कोई हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, रामविलास जी भी हो सकते थे, तो क्योंकि वो अडवाणी जी के चहेते थे, तो अडवाणी जी ने उनको आगे बढ़ाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया। और जब रेल मंत्री बने तो 98 में किशनगंज के आगे गैसल में 2 ट्रेन टकरा गई, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जब रेल मंत्री रहते हो गोधरा में उन्हीं की ट्रेन थी जिसमें आग लग गई। जब कार सेवक जा रहे थे अयोध्या से तो आरपीएफ रखना था ना, तो आरपीएफ रख के तो वो नहीं गए। यहाँ पे वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसमें चर्चा को जारी रखेंगे। लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो शहनवाज साहब, गोधरा में क्या हुआ था, नीतीश कुमार के पीरियड में गोधरा का क्या की कहानी हुई थी, इस पे बातचीत करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहनवाज हुसैन से बातचीत हो रही है। शहनवाज साहब ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के बहुत करीब थे, खास करके आरएसएस के बहुत चहेते थे। लेकिन चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो नीतीश कुमार जो आरएसएस के बहुत करीबी थे और इनसे बॉम्बे में आकर के अधिवेशन में गले मिले, आखिर क्या वजह हो गई कि आज दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवार खींचे खड़े हैं? इसलिए मैंने कहा कि गोधरा, देखिए जो गोधरा, आज जो नीतीश कुमार जी नरेंद्र भाई का नाम लेकर कह रहे हैं कि उस वजह से हम अलग हो गए, उसकी सच्चाई मेरे से ज्यादा कौन जानता है? हम बताइए क्या सच्चाई है? और जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो शाहनवाज हुसैन हवाई जहाज का मिनिस्टर था और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी मेरे अंडर काम करता था, रेलवे मंत्रालय में काम नहीं करता। अटल बिहारी वाजपेयी ने शाहनवाज हुसैन को नीतीश कुमार के बराबर का दर्जा दिया था, क्योंकि हमारे लोग अकलियत के लोगों को कबाब उठवाने का काम और उगलदान उठवाने का काम नहीं करते। तो उस वक्त जब गोधरा में ट्रेन चली तो कार सेवक आ रहे थे, तो जीआरपी की ड्यूटी होती है लेकिन आरपीएफ की भी ड्यूटी होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो जब वो ट्रेन जा रही थी तो गोधरा में चली, आग लग गई ट्रेन में। तो नीतीश कुमार अगर गैसल में 2 ट्रेन टकरा गई तो रिजाइन कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा दुखी थे तो फिर गोधरा में ट्रेन जली तो रिजाइन क्यों नहीं किया? और गोधरा में ट्रेन जलने के बाद जब दंगे और फसाद हुए तो सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस साहब गए, उसके बाद अडवाणी जी के साथ होम मिनिस्टर थे, सबसे पहले आग की लपटों में, जलती हुई आग की लपटों के बीच में मैं गया। नीतीश कुमार जी तो नहीं गए, कोई साइट विजिट जाकर नहीं किया। और उसके बाद नरेंद्र भाई के साथ मंच शेयर किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहते सबसे पहले दावत जो है नरेंद्र भाई को कहा, उसका कैसेट हम लोगों ने रिलीज किया, सीडी देखा होगा कि नरेंद्र भाई आपको तो देश आपको बुला रहा है। तो नरेंद्र भाई को सबसे पहले देश की राजनीति की दावत भी नीतीश कुमार जी ने दिया और उनके संबंध कभी खराब नहीं रहे नरेंद्र मोदी जी से। जब बाढ़ में भी जब मदद दिया, आपकी बात तब भी उनके यहाँ ठीक वो सीडी हम लोगों ने भी देखी, लेकिन वो लालू यादव जी के डर से नरेंद्र मोदी से चुप चुप तो बात करते थे लेकिन सामने नहीं करते थे। लेकिन पंजाब में जो रैली हुई तो दोनों अच्छे दोस्त भी थे, तो हाथ उठा दिया तो वो फोटो आ गई। उस फोटो पर भी कोई दिक्कत नहीं किया, एतराज नहीं किया उन्होंने। जब वो रैली थी हमारी बिहार में तो वो फोटो छप गई। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री आ रहा है और बिहार का मुख्यमंत्री, तो दोनों की फोटो छप जाए, इसमें क्या एतराज है? तो इनको जो राज खुल गया, जो राज की बात थी, राज में थी कि ये नरेंद्र भाई दोस्त हैं, वो फोटो देकर भड़क गए और दावत कैंसिल कर दी। उनको लगा कि भाई हमने तो मुसलमानों के सामने बड़ी इमेज बना रखी थी, मजारों पे जा जाके टोपी पहन पहन के एकदम लग रहा था कि बस ये तो मौलाना नीतीश हो रहे हैं। लेकिन जब वो तस्वीर छप गई तो इनको डर लगने लगा कि हमें तो लोग कहेंगे कि नहीं आपकी तो नरेंद्र मोदी जी से बहुत दोस्ती है, और तब से खटास पैदा हुई। नहीं, लेकिन यहाँ पे आपसे एक बात कहेंगे कि ये आपने बात सही की कि वो जो पोस्टर लगा उसके बाद उन्होंने दावत कैंसिल कर दी, जो कि पोस्टर में नकली फोटो थोड़ी था। हाँ, असली फोटो पहले भी कि आप लोगों के इलेक्शंस में भी कई बार ये बात आई कि नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव के कैंपेनिंग में आए, हमेशा नीतीश कुमार ने उनको मना किया और कभी नहीं आने दिया, ना पहले इलेक्शन में आए ना दूसरे इलेक्शन में आए। और उस वक्त आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने कभी उनको दावत देकर नहीं बुलाई। अगर आप चाहते, सुशील मोदी चाहते या बीजेपी आला कमान चाहती तो वो अपनी पार्टी का कैंपेन करने तो आ ही सकते थे, लेकिन इतनी ताकत थी नीतीश कुमार की कि आप लोगों ने हमेशा मोदी को नजरअंदाज किया। देखिए ताकत क्या है वो तो नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को लालू मुक्त बिहार बनाना था, तो उसके लिए हमने नीतीश कुमार जी को आगे किया। और ये भी सही है कि जब कैंपेन हो रहा था तो नीतीश कुमार जी क्या जवाब देंगे कि उमा भारती कैंपेन करने आई तो वो सेकुलर थी और नरेंद्र मोदी जी कॉमनल है। अडवाणी जी कैंपेन करने आए तो अडवाणी जी सेकुलर थे और नरेंद्र मोदी कॉमनल है। कहते हैं कि अडवाणी अगर नीतीश कुमार जी का पैमाना है कि अडवाणी जी और उमा भारती जी सेकुलर हैं तो नरेंद्र मोदी भी सेकुलर है। ये नीतीश कुमार सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, खुद तो सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट उनको प्रधानमंत्री ने कहा सेकुलर है तो गदगद हो गए, कहने लगे बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको सेकुलर कहा। सेकुलरिज्म का पैमाना क्या है कि आप इफ्तार पार्टी कर लीजिए, एक टोपी पहन लीजिए और एक गमछा ओढ़ लीजिए। चलिए भारतीय जनता पार्टी का सेकुलर का पैमाना क्या है? हमारा है कि जो इंसान को इंसान समझे,
सबको बराबर के चश्मों से देखे, वो सेकुलर होता है। और एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी में सेकुलरिज्म का ये पैमाना है, आप जिन साहब की आप का बड़ाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब सेकुलर हैं, उनके सेकुलर गुजरात में उन्होंने पिछले असेंबली इलेक्शन में कितने मुसलमानों को टिकट दिया था? देखिए, यही एक आपने सवाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के चश्मे से अडवाणी जी, उमा भारती जी जो उनके लिए कैंपेन करने गए, वो सेकुलर हैं, तो बीजेपी का हर नेता सेकुलर है। और अगर नरेंद्र मोदी जी कॉमनल है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया, वो नीतीश कुमार जी उसको सेकुलर कैसे कह सकते हैं? दूसरा सवाल कि कहां पर टिकट कितना दिया, क्या पूरे हिंदुस्तान में कितना? टिकट देने से सेकुलर कॉमनल होगा? आज गुजरात में आबादी 9% है, पुलिस में 9% लोग काम कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आबादी के तनासुब में सबसे ज्यादा तो मुस्लिम काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बराबरी दीजिए मुसलमानों को, मुस्लिम नेताओं को टिकट देके एमपी एमएलए बनाइएगा, 2 चुनाव लड़ेगा, 1 चुनाव लड़ेगा, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे नौकरी में जाएंगे, जो रोजगार में जाएंगे, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में आए, नौकरी में आए, लेकिन सियासत में ना आए मुसलमान। नहीं, पर कैपिटा इनकम उनका अच्छा हो, वो नौकरी में आए, नहीं सियासत में आए। देखिए, मैं इस गलत फहमी, शहनवाज हुसैन इस गलत नहीं, अगर 10 शहनवाज हुसैन बीजेपी में हो, इस गलत फहमी, देखिए मैं इस गलत फहमी में नहीं हूं कि बड़ी तादाद में मुस्लिम बीजेपी में नहीं थे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत था। और अगर हमें जीतने वाले कैंडिडेट मिलेंगे तो उनका मजहब उनके आड़े नहीं आएगा। तो बीजेपी में अब बहुत लोग आ गए हैं। अब धीरे धीरे देखिए, राजस्थान में पिछली बार 4 टिकट दिया था, मध्य प्रदेश में 1 भी टिकट नहीं दिया था पिछली बार हमने, तो वहां पर तो ये सवाल ने आपने गुजरात पे उठाया। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसलिए हिंदुस्तान में बीजेपी बड़ी मुसलमानों को साथ आपसे कह रहा हूं कि हमारे पीढ़ी के लोग आए, हमने जोड़ना शुरू किया। मैं और नकवी साहब, पहले सिकंदर बख्श साहब, आरिफ बेग साहब आए, फिर मैं और नकवी साहब का एक दौड़ चला, जिसमें नकवी साहब पहली बार जीते, रामपुर से मिनिस्टर बने, फिर मैं किशनगंज से जीत कर आया, मिनिस्टर बना, आज मैं पार्टी में हूं। अब हमने बहुत लोग जोड़े। अब देखते रहिए, आबादी से ज्यादा भी मुस्लिम को टिकट देंगे। मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति में हूं, टिकट तय करने वाली कमेटी में बिहार से और कोई नहीं है, शाहनवाज हुसैन ही उसमें। तो हम, कोई मुसलमान अगर जीतने लायक होगा तो उसका मजहब आड़े नहीं आएगा, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। चलिए, अभी बात हो रही थी चूंकि बिहार के इलेक्शन से, तो बिहार में अब तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। कल तक जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए हैं। दुश्मन नहीं है, विरोधी हैं। विरोधी हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपने नीतीश जी को दुश्मन नहीं कहा, विरोधी कहा है। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन में जो आप लोगों को 36% वोट आया था दोनों पार्टी मिलकर के, वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। अगर 50-50 भी कर दें तो आप लोग दोनों 18% पे की राजनीति कर रहे हैं बिहार में। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि आने वाले इंतखाबात में 2014 की अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करें, पहले बिहार की बात करेंगे, बिहार में क्या होगा? देखिए, 36 में आधा आधा नहीं हुए, हम 30 से ऊपर हैं और वो 6 पे हैं। आप उनको 6% जी, इसलिए ना कि जब पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़े तो पूरे 7 सीट आया ना, वो भी ज्वाइंट बिहार में, तो उनका वो पैमाना नापा जाएगा ना, हमारे साथ आकर ना बढ़े। अब अकेले लड़ेंगे तब मानेंगे, पहले पूरे बिहार की पार्टी बन जाए तब मानेंगे। अभी तो वो पूरे बिहार के पार्टी थे नहीं। चलिए, इसी पे फिर बातचीत जारी रखेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपका क्या तज्जिया है बिहार की राजनीति के बारे में, उस पर बात करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। पूरा 5000 का एक कोर्स, लाइफ में भरते पूरी मस्ती, पूरा फोर्स, केवल पुरुषों के लिए, ओनली इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में अपार शक्ति, शुद्ध होम्योपैथिक। गलती हुई है मुझसे, मुझे उस दिन शादी करनी नहीं चाहिए। मैं उसे तलाक दे दूं। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। ये क्या बकवास है? हमारी वजह से आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सहारा 1 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है शहनवाज साहब। आप बता रहे थे बिहार में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 30% है और नीतीश कुमार का सिर्फ 6% है। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? देखिए, मैं जब आपने कहा कि आधा आधा हो गए, ऐसा नहीं है। जब वो अकेले लड़े थे तो 324 में 7 सीट लाए थे, 5 नालंदा में, 1 इधर उधर से। तो वो अभी पूरे बिहार की पार्टी बने, अभी वो प्रोसेस में है। कितना वोट लाएंगे हम कम करके उनको नहीं आंक रहे, लेकिन ये सही है कि उनका जो वोट शेयर था वो 6% से ज्यादा नहीं था पहले, जब पहले लड़े तो हमसे जुड़े इसलिए आगे बढ़े। तो अब हम इस बार क्या होगा बिहार में? आप क्या लगता है? पूछ रहे हैं लोकसभा का इलेक्शन 2014 में होना है। आप लोग 3 पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ रही हैं। लालू यादव की अपनी पार्टी है, जाहिर सी बात है वो आप लोगों के मुखालिफ हैं, और जेडीयू भी आपकी मुखालिफ है, कांग्रेस भी आपकी मुखालिफ है। आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है बिहार के इलेक्शन? देखिए, हमें बिहार से उम्मीद है कि हम बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे। हम इस उम्मीद हौसले के साथ, थोड़ा कम कर लें। नहीं, कम हम नहीं करें। हम इमरजेंसी के दौरान जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल था उस माहौल को देख के कह रहे हैं। क्या आपको लगता है किसी स्टेट में, बिहार की बात छोड़ दीजिए, किसी भी हिंदुस्तान के स्टेट में पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी जीत सकती है? जो 77 में माहौल था वैसा माहौल है। किसी स्टेट में नहीं, कई स्टेट में जीतेंगे। लेकिन बिहार में मान लीजिए, बिहार में हमारी लड़ाई राजद से ही रहेगी। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार जी किस सीट पर कहां जाके लड़ेंगे? राजद अभी टूटा नहीं है। कांग्रेस और नीतीश जी का 60 गांठ है। इसी 60 गांठ के तहत लालू यादव जी अभी आराम कर रहे हैं। जेल तिकोनी लड़ाई बिहार में होगी और उसका नेचुरल फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी दिल्ली का असेंबली इलेक्शन होने वाला है शहनवाज साहब, लेकिन जितने भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं उनको अभी तक ये पता नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। शहनवाज हुसैन साहब होंगे, गोयल साहब होंगे, अग्रवाल साहब होंगे, या रविशंकर प्रसाद होंगे, या एक नाम और आ रहा है स्मृति ईरानी होंगी। कौन है आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट? यहाँ प्रधानमंत्री में तो आपने अनाउंस कर दिया कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे मोदी जी के नाम पे। दिल्ली में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कई जगह हम लोग मुख्यमंत्री का ऐलान करके लड़ते हैं, कई जगह ऐलान करके नहीं लड़ते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में ऐलान करके नहीं लड़ने की रणनीति हमने बनाई है। यहाँ सामूहिक लीडरशिप में लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली में हमने कई बार नेता डिक्लेयर करके लड़ा, उसका अनुभव दिल्ली में हमको ये आया कि इस बार सामूहिक लीडरशिप में लड़ा जाए। आपकी पार्टी 2014 के लिए मैंने सुना था कि विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रही है मुसलमानों के हवाले से। उस विजन डॉक्यूमेंट की क्या सच्चाई है और वो क्या है? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट की एक कमेटी है जिसमें मैं और नकवी साहब और चंद और लोग हैं। उसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है ये हम नहीं बताते, हमारी नजर कोई और बताता है कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को इस मुल्क का इज्जतदार शहरी समझते हैं और उनके बारे में जो हमारी राय है वो हम लिख देंगे ताकि कोई दुष्प्रचार न करे। आप हिंदुस्तान की 18% आबादी मुसलमान है और आपने खुद कहा कि मुसलमान बड़ी तादाद में आपके साथ नहीं है। तो उतनी बड़ी आबादी को किनारे करके, 18 से 20 करोड़ लोगों को किनारे करके आप सरकार बना नहीं सकते। अब बना भी लीजिएगा तो बहुत रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी, इंक्लूसिव नहीं होगी। तो ऐसी हालत में मुसलमानों को अपने से जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है कि मोदी के नाम पे मुसलमान भड़कता है। कोई भड़कता नहीं है, ये दुष्प्रचार है कांग्रेस का। आपको लगता है कि मोदी के नाम से मुसलमानों में कोई फर्क नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं, अगर गुजरात में एक दंगा हुआ उसकी गाली दीजिए, लेकिन पिछले 12 साल से नहीं हुआ उसकी ताली भी दीजिए। आजादी के बाद मेरठ का दंगा हुआ, मलियाना का हुआ, मुरादाबाद का हुआ, तो कांग्रेस को आप सेकुलर कहते हैं। जिस पार्टी में नरसिम्हा राव रहे हो वो पार्टी सेकुलर, और जिस पार्टी में शाहनवाज हुसैन है वो पार्टी कॉम्युनल। ये कैसे हो सकता है? बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि बहुत सारे मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के आरोप में पकड़े जाते हैं, और जैसे ही कोई मुसलमान लड़का पकड़ा जाता है आप लोगों की तरफ से ये होता है कि वो आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आता है। देखिए, हो सकता है कि उसमें से कुछ लड़के सही में किसी बुरी संगत में हो, किसी तरह की इसमें मुलविस हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी कौम वैसी है। लेकिन जो तासुर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो बिल्कुल ऐसा होता है कि एकदम वन साइडेड लगता है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं शहनवाज साहब, ये आम मुसलमानों में ये एक सोच, आप खुद मुसलमान हैं, आपको लगता होगा कि आप ये देखिए, आप क्या चाहते हैं? हमारे पार्टी के किसी तर्जुमान ने उसको, जो पकड़े गए लोग, उसको सबको आतंकवादी नहीं कहा। जब तक सजा न हो हम उसको आतंकवादी नहीं कह सकते, संदिग्ध कहते हैं, ये पुलिस कहती है। तो 10 साल से हुकूमत कांग्रेस की, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुसलमान पकड़े गए और बदनाम बीजेपी हो रही है। पकड़ने वाले बदनाम नहीं कर रहे आप लोग। नहीं, लेकिन इशरत जहां इनकाउंटर आपके नहीं, इशरत जहां
कितने इनकाउंटर गिना दो इस मुल्क में? नहीं, ये आपको कितने इनकाउंटर गिना दो? कांग्रेस के दौरे इख्तियार में जो इनकाउंटर हुआ उसकी लिस्ट कोई जानने को तैयार नहीं। क्या मलियाना में मेरठ हिंडन नदी के किनारे पीएससी ने वीर बहादुर सिंह की हुकूमत, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मुसलमान के बच्चों को, नौजवान लड़कों को लाइन से कतार से खड़े करके सीने पर गोली मारकर नहर में फेंक दिया गया? कोई मुसलमान नेता आज बोलने को तैयार नहीं है। इशरत जहां याद है, लेकिन मेरठ मलियाना के वो इनकाउंटर नहीं याद है। वो इनकाउंटर नहीं था तो क्या था? ठीक है। तो इस मुल्क में कितने मुंबई में इनकाउंटर किए अब तक? 56। कितनी फिल्म बन गई? क्या उन जो मुसलमान मरे वो मुसलमान नहीं थे? शहनवाज साहब, सिर्फ इशरत को मुसलमान मानेंगे? बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहली बार गुजरात से ये तरीका शुरू हुआ कि सरकार या मुख्यमंत्री और उसका गृह मंत्री, उसका होम मिनिस्टर इस तरह के इनकाउंटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और यहाँ जो हंस प्लाजा में हुआ था, ये अंसल प्लाजा में जो कांग्रेस के दौर में हुआ, जो दिल्ली पुलिस के बारे में चर्चा हुई, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल सिर्फ तो आप लोग बीजेपी के हुकूमत में अगर एक कोई बच्ची मारी जाए उस इनकाउंटर पर पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा। और कांग्रेस के दौर में कांग्रेस की गोली सेकुलर, कांग्रेस की गोली से मरे तो कोई बात नहीं, अपनी गोली थी, सेकुलर हुकूमत थी। शहनवाज साहब की मुसलमान जो बिल्कुल ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी होता है, आप प्रचार है, ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं होता है, वोट नहीं मिलता है, चलिए आप ना हमें तो मिलता है। हम लोगों के पास जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मुसलमान नहीं देता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुसलमान बीजेपी की तरफ आना चाहता है तो वो क्या चीज है जिसको देख के आपको मुसलमान वोट दे? देखिए, हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम कितना, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो आरएसएस से निकल कर आए, अडवाणी भी तो आरएसएस के कैडर हैं। आप आरएसएस को बदनाम करते हैं, आरएसएस के कैडर को सलाम करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस से भी निकल कर आए उसकी तस्वीर बनाई गई ऐसी। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि हम मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि आपने कांग्रेस के को बहुत वोट दिया, बहुत अपनाया, लेकिन कांग्रेस आपकी सगी नहीं हुई। एक बार यकीन कीजिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, उसमें हमने काम करके दिखाया था। आज एक बार भरोसा कीजिए और तरक्की के लिए वोट कीजिए। तो मुस्लिम नौजवान हैं, उनको भी नाहक परेशान करने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाली कांग्रेस 123 बड़ी बड़ी मस्जिदों को आसार कदीमा के नाम पर ताला लगा रखा है। खोले ताला, क्यों नहीं खोलती? लेकिन मंदिर मस्जिद की सियासत की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है ना? नहीं, आप लोगों की। अरे साहब, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में वहां रथ लेकर के, रथ की बात तो बहुत बाद की आ रही है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने का मुद्दा, अब हमारे रथ पे कहाँ आ गए? ये तो बात की बात है। और वो उस वक्त चलिए नरसिम्हा राव थे, ये भी मत भूलिए। मुसलमानों को सिर्फ राहुल गांधी मत दिखाइए, ये वही पार्टी है जिस पार्टी के कायद का नाम नरसिम्हा राव था, जो आज अपने आप को सेकुलर का दावा कर रही है। अभी आप देख रहे थे शहनवाज हुसैन साहब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी पर मुसलमानों ने शायद भरोसा किया और उनकी सरकार बनी थी। ये कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी पे ही भरोसा करके मुसलमानों को देखना चाहिए और तरक्की के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पर और भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुसलमान किस तरफ वोट करेगा, लेकिन आने वाला इलेक्शन जरूर इस बात को तय करेगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो किस रंग की होगी। आज तकरार में बस इतना ही। शहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरार में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।